नमस्कार दोस्तों, जो है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, उनको बता दूं इस क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, ये क्वेश्चन बार बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछे गए, बार बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं रेलवे के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रेलवे के अंदर पूछे गए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए। पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हो। पिछली साइंस की जो पार्ट 1 क्लास थी उसके अंदर भी मैंने वही क्वेश्चन कराई थी, तो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। परमाणु नाभिक किसने खोजा था, यानी परमाणु जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन है हमारे पास में रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमस ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। इनकी परमाणु है ना, परमाणु का धन आवेश उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म केंद्रित भाग में केंद्रित होता है। जो परमाणु होता है उसका धन आवेश किसके अंदर होता है, अत्यंत सूक्ष्म केंद्रित उसके केंद्र के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। यानी कि रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर क्या किया था, परमाणु की खोज की थी, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। यानी कि इसकी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या की थी, परमाणु नाभिक की खोज की थी। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, जोड़कर आ गए, मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं या तत्व का निर्माण करते हैं। एक बार इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील बोर ने या रायंटजन ने। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। तो जे चैडविक को ही क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। न्यूट्रॉन एक क्या है, विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, जे चैडविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम का जो सिद्धांत है ना, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पर या उपरोक्त किसी पर भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। यानी कि जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और पहली बार परमाणु बम कहां पे गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। आपको पता होगा कि पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम गिराए गए थे। कहां पे, जापान के अंदर। किसने गिराए थे, अमेरिका ने। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ। यानी भोपाल के अंदर एक कांड हुआ था, एक गैस रिसाव हो गई थी एक कंपनी के अंदर। तो उसके अंदर कौन सी गैस थी, वो जहरीली गैस जिसके कारण ये कांड हुआ था। तो इसका ऑप्शन है अमोनियम, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एथिलीन ऑक्साइड या मिथाइल एल्कोहल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इससे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। यानी कि भोपाल गैस रिसाव कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी गैस स्रावित हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और जो कि एक जहरीली गैस है, इस गैस के रिसाव के कारण जो एक कंपनी थी, इसके अंदर 15,000 से ज्यादा लोग क्या हुए थे, मर गए थे। और बहुत से लोग अपंग और अंधे भी हो गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, समअवयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक या समभारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी समभारिक। समभारिक यानी ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है यानी कि उपयोग में लिया जाता है? भारी जल, सोडियम, यूरेनियम या थोरियम। तो परमाणु भट्टी के अंदर कौन सा जल प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु भट्टी के अंदर है ना यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु भट्टी से तात्पर्य उस भट्टी से है जिसमें रेडियम सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण की क्षति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण की जो क्षति होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी कहलाती है, परमाणु की कमी कहलाती, परमाणु की ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु की, या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की ऑक्सीकरण है क्या? इसके बाद में हम देख लेते हैं इसको। ऑक्सीकरण को निम्न पदों में विभाजित किया गया है। ऑक्सीकरण से संयोग, हाइड्रोजन से वियोग, विद्युत ऋणात्मक अवयव को बढ़ना, विद्युत धनात्मक अवयव का बढ़ना। अतः खंड 4 से स्पष्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? क्षति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन है वो किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डाई एलिकल डाइक्लोरोसिलेन, सिलेन, टेट्रा एलिकल सिलेन या सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम एक बार। सिलिकॉन एक क्या है? अक्रिय संश्लेषित यौगिक है जिसमें तरह तरह के रूप होते हैं और पर्याय रबर जैसे उष्मारोधी होते हैं। तो सिलिकॉन का उत्पादन कहां से होता है? डाई एलिकल डाइक्लोरोसिलिकेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। इनकी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कृत्रिम रेशा है ना, क्या है कृत्रिम रेशा? क्या है? नायलॉन 66 है, टेरिलीन है, रेयॉन है या उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम रेशा क्या है? नायलॉन 66 भी है, टेरिलीन भी है, रेयान भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य सतह पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था आपको बता दें। सन 1945 में गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या भारत संरक्षण पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आवेश संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आपको आ ही जाएगा ऐसे क्वेश्चन। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? शहद से, रेशम से, सेब के या लाख के। इनकी एपीकल्चर है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए शहद से। यानी कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? शहद से या मधुमक्खी पालन से, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार हम। सेल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सेल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन से। सेल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन से। इसके बाद में एपीकल्चर की बात करें, मधुमक्खी पालन या शहद से।
सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन, पीसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ओल्विकल्चर जैतून की कृषि और विटीकल्चर अंगूर की खेती। यानी कि ये आपको देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी सेविकल्चर को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर को हम क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई क्वेश्चन बन जाते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु का, सेवालु का, कवक का या विषाणु का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, कवक का। यानी कि माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। तो सेवालु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो यहां से हम देख सकते हैं माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी के अंदर सेवालों का अध्ययन किया जाता है और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु का। यानी एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 के मैंने आपको आंसर बता दी, किसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से जल्दी से बताइए। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, उसके कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित कार्य क्या होते हैं? स्तनपान, प्रसव काल में गर्भागृह या योनि के फैलाव और मातृ गुणों के विकास के लिए किसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी ग्रंथि है? स्तन ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पे एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेलवे ग्रुप डी में हम आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासें लेके आते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आपको रेलवे ग्रुप डी में कैसे 80+ स्कोर करना है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीटली हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।